नमस्कार दोस्तों, मानसरोवर विद्या विहार सूरत से मैं चौहान कौशिक। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि दो बैलों की कथा, इसमें मोटी और हीरा दोनों भाग निकलते हैं, लेकिन मोटी पकड़ा जाता है, उसके लिए हीरा भी उस रखवालों के हाथ पकड़ा जाता है। आगे देखते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा शादी का पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में ही ना आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कहीं बकरियाँ, कहीं घोड़े, कहीं गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर तकतकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटना शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। दोनों को अब एक जगह पर बांध दिया गया है और यहाँ पर वो लोग देख रहे हैं कि आज ही ऐसा दिन आया कि जब उनको एक पूरे दिन में कभी भी खाना ना मिला हो। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, ये सोचते रहते कि ये हमारा कैसा मालिक है। स्वामी मतलब मालिक, ये हमारा कैसा मालिक है जो खाना भी नहीं दे रहा। और यहाँ पर वो देख रहे हैं कि भैंस है, बकरियाँ, घोड़े, गधे, सब कोई प्राणी है यहाँ पर, लेकिन हर एक प्राणी मुर्दे की तरह ज़मीन पर पड़ा हुआ है, क्योंकि खाना न मिलने की वजह से सब लोग बहुत कमज़ोर हो गए हैं। और दोनों हीरा और मोटी दोनों आपस में एक दूसरे के सामने देखकर बैठे रहे हैं, और वहाँ पर जो दीवार है उसको चाट कर वो अपनी जो भूख है उसे मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वह भूख मिटती नहीं है। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोटी से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोटी, अब रात को दिन तो पूरा चला गया, रात को भी कुछ खाना नहीं मिला। तो अब हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी कि भाई अब वो मोटी को कहने लगा कि अब तो यहाँ पे नहीं रहा जाता। मोटी ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं दोनों भूख के मारे। अगर हमें भी एक दिन के लिए घर में खाना नहीं मिले तो हमारी हालत भी बहुत पतली हो जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों हीरा और मोटी बिना खाए पूरे दिन से रहे। मोटी कहता है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि प्राण निकल जाएंगे, लेकिन लगता है कि अब तो मर ही जाएंगे। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले। अब हीरा कहता है कि एक काम करते, ये दीवार तोड़ डालते हैं, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूटे पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सिंह दीवार में गड़ा दिए और जोड़ मारा तो मिट्टी का एक चिपर निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, इसने दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। हीरा और मोटी ने तय कर लिया है कि अब यहाँ से भाग जाना ही उचित है, और भागने का तय किया। तब उन्होंने मोटी ने कह दिया कि भाई अब तो मुझसे कुछ होगा नहीं। तब हीरा जोर से अपनी सिंगे दीवार में मार कर वो यह दीवार तोड़ने लगा। उसी समय कांची हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। हीरा ने ये दीवार तोड़ने का प्रयत्न किया, इसलिए वो कांची हाउस का जो चौकीदार था, जो जानवरों की गिनती करने आया था, वो जानवर यहाँ पर है या नहीं, कैसे उन लोगों की हाजिरी लेने आया था, उसने उस हीरा को बहुत मारा और उसे बड़ी रस्सी से बांध दिया, बड़ी मोटी रस्सी से बांध दिया। मोटी ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूटे पर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। मोटी हीरा को कहता है कि तुमने अपना जोर लगाकर दीवार तो गिराने का प्रयत्न किया, लेकिन ऐसा जोर किस काम का जो हमें बंधन में ले आए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। अब हीरा कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जोर लगाता रहूँगा, ये दीवार गिरा के रहूँगा। जान से हाथ धोना पड़ेगा। जान से हाथ धोना मतलब जान गंवा देना, कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है,
किसी की देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हीरा और मोटी आपस में बात करते हैं तो मोटी कहता है कि तुमने जो जोड़ लगाए उससे तो और बंधन में आ गए। तो हीरा कहता है कि भले, मैं फिर भी दीवार गिरा दूंगा, और अगर मेरे और प्रयत्न करने से ये दीवार गिर जाएगी तो आज कितने हमारे भाई जो है यहाँ पर बंधे हुए वो सब की जान बच जाएगी। और ऐसे भी मुझे तो लगता है कि यहाँ पर और दिन रहेंगे, और थोड़े दिन रहेंगे तो ऐसे ही मर जाएंगे। इससे अच्छा है तो कुछ प्रयत्न करके मरे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो टोला, फिर मैं भी जोड़ लगाता हूँ। अब हीरा के साथ मोटी भी जुड़ जाता है। मोटी ने भी दीवार में उसी जगह सिंग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सिंग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। हीरा और मोटी दोनों अब जुड़ गए हैं उस दीवार को गिराने में, और मोटी तो अब ऐसे जुड़ गया है जैसे कि वो किसी प्रतियोगी मतलब प्रतिद्वंदी मतलब हरीफ किसी प्रतिस्पर्धी से लड़ रहा है, ऐसा वो दीवार गिराने में लग गया है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। 2 घंटे की मेहनत के बाद मोटी ने जब जोर से बहुत ताकत लगाई तो उसने आधी दीवार तोड़ दी, और उसके बाद तो उसकी शक्ति 2 गुना हो गई, डबल हो गई, और उसने वापस आधी दीवार और गिरा दी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। जो जानवर अधमरे से हो गए थे, आधे मरे और आधे जिंदा जैसे थे, वो सब खड़े हो गए कि उन लोगों में चेतना आ गई कि यार ये ज़रूर कुछ हुआ है। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। सब प्राणी यहाँ पे चले गए थे, बकरियाँ भी चली गई और भैंस भी चली गई और घोड़े भी चले गए, लेकिन जो गधा था वो वैसे के वैसे ही अभी था वहाँ पर। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। अब दोनों गधे ऐसा कहते हैं कि ना भाई, हम लोग तो अब अगर भाग भी जाएंगे तो वापस पकड़े गए तो इससे अच्छा है, हम लोगों को तो डर लगता है, हम तो यहीं रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, मतलब आधी रात बीत चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोटी अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। आधी रात बीत चुकी है, दोनों गधे अभी भी यही सोच रहे हैं कि भाग जाना चाहिए या नहीं भाग जाना चाहिए। और मोटी अपने मित्र की रस्सी, मतलब हीरे के गले में जो रस्सी है उसे तोड़ने में लगा हुआ था। जब वो हार गया कि अब रस्सी नहीं टूट सकती, तो हीरा ने कहा मोटी को कि तुम जाओ, मैं यहाँ पर पड़ा रहूँगा, शायद कहीं भेंट हो जाए, दूसरी बार हम कभी मिलेंगे। मोटी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊँ? हीरा और मोटी ऐसा प्रयत्न करता है कि वो हीरा की रस्सी को दांतों से चबाकर तोड़ दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तब हीरा मोटी को कहता है कि तुम भाग जाओ, शायद नसीब में होगा तो हम वापस मिलेंगे। तब मोटी कहता है, अपनी आंखों में उसकी आंखों में आंसू आ गए, और वह आंखों में आंसू के साथ ये कहता है कि यार दोस्त, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि हम दोनों कितने समय से साथ रह रहे हैं, और तुम आज विपत में मतलब मुसीबत में आ गए, मुश्किल में आ गए, तो मैं तुम्हें अलग छोड़कर भाग जाऊँ? और सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय साथ में खड़ा रहे, भागे नहीं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोटी गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। हीरा कहता है कि सब लोगों को पता चल जाएगा कि ये सब तूने ही किया है। तो मोटी कहता है कि हाँ, भले सब लोगों को पता चल जाए, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन में आ गए हो, उसके लिए अगर मुझे मार भी पड़े तो कोई चिंता नहीं। और दूसरी बात कि जो 9-10 प्राणियों की जान बची वो तो हमें आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोटी ने दोनों गधों को सींग से मार कर बाड़े के बाहर निकाला, और तब अपने बंदूक के पास आकर सो रहा। मोटी ने वो दोनों गधों को भी ज़बरदस्ती भगा दिया कि जाओ भाई, यहाँ से भागो। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोटी की खूब मरम्मत हुई और उसे भी
मोटी रस्सी से बांध दिया गया। सुबह होते ही मुंशी और अन्य चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में खलबली मच गई, हरकंप मच गई कि सभी प्राणी भाग गए थे और इसके लिए मोटी को भी बहुत बड़ी रस्सी से बांध दिया गया और उसे भी बहुत मार पड़ी। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तूण भी न डाला, तूण मतलब एक घास के एक तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, मतलब थोड़ा सा पानी पीने को दे दिया जाता था। यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, थथड़ियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते हम 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मुट्टक बेलों का कौन खरीदार होता। अब एक दिन ऐसा हुआ कि डुग्गी बजने लगी तो सब लोग दोनों को पता चल गया कि यहाँ पर उन लोगों के लिए यहाँ पर नीलामी रखी गई है। ये 2 बेलों के लिए नीलामी रखी गई है कि जो खरीदार है नीलामी में बोली लगाने वाले वो आएंगे उसे खरीद लेंगे। लेकिन यहाँ पर सब लोग ये दोनों बेलों को देखकर चले जाते थे, कहते थे कि ऐसे मरियल जो मुट्टक जैसे है, मरे हुए हो, ऐसे बेलों को कौन खरीदेगा। सहसा एक दधियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों की कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल काँप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। अब एक और आदमी आया है जो इन दोनों बेलों को खरीदने की इच्छा रख रहा है। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी, क्योंकि यह कोई और आदमी नहीं, यह कसाई था जो इन लोगों को खरीदने के लिए आया था। हीरा कहता था कि गया के घर से फिजूल के भाग गए, अगर वहाँ रहते तो अभी जान बच जाती। मोटी ने अंधश्रद्धा से मोटी ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। दोनों के बीच में बात होती है तो कहते हैं कि एक बार तो हमें उस लड़की ने बचा लिया था, लेकिन हो सकता है कि अब भगवान नहीं बचाने आएगा। तो दूसरा कहता है कि मांस, खाल, सींग, हड्डी ये सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। और ऐसे भी किसी भी जो कसाई होता है वो किसी भी प्राणी को काट कर उसकी मांस, उसकी खाल, उसकी सींग, उसकी हड्डियाँ, वो सब का वो व्यापार करता है। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डडियल के साथ चले। दोनों की बोटी काँप रही थी, बेचारे पाँव तक नहीं उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। ये दोनों अब चल भी नहीं पा रहे थे ठीक से, ऐसे में भी वो उनका मालिक उनको जोर से डंडा मार देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवर हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चीखने, चप्पल कोई उछालता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बड्ढिक के हाथ में पड़े कैसे दुखी है। हीरा और मोटी रास्ते से देख रहे हैं कि बहुत सारे जो अन्य जानवर है वो बहुत खुशी खुशी हरा हरा घास खा रहे हैं, लेकिन उनको मन में ऐसा लगता है कि ये सब कितने स्वार्थी है, किसी को हमारी पड़ी नहीं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतीक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। दोनों को अब लगा कि ये तो कोई पहचानी सी राह है। राह मतलब पहचानी सी रास्ता। यह रास्ता हमारा जाना पहचाना सा है। मोटी ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, मतलब नज़दीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा। हीरा कहता है कि मैं तो अब घर भागता हूँ, तो मोटी कहता है ये जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। डडियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था।
उसका जो मालिक थे वो भी उन दोनों के पीछे पीछे दौड़ा आ रहा था। जूड़ी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बेलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूड़ी का हाथ चाट रहा था। डड्डियल ने जाकर बेलों की रस्सियाँ पकड़ ली। जूड़ी ने कहा, मेरे बेल है। तुम्हारे बेल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बेल है। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बेल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अब जूड़ी कहता है कि भाई ये तो मेरे बेल है, मैं जब चाहूँगा तब उन्हें बेचूंगा। मतलब जब तक मैं बेचूंगा तो बिकेंगे ना, मुझे इसे बेचना ही है। जाकर थाने में रपट लिखवा दो, मतलब जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दो, मेरे बेल है। इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। डड्डियल जल्लाकर बेलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोटी ने सींग चलाया। डड्डियल पीछे हटा। मोटी ने पीछा किया। डड्डियल भागा। मोटी पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा डड्डियल का रास्ता देख रहा था। डड्डियल दूर खड़ा धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोटी विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। अब हुआ यह है कि दोनों उसी रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते पर उनका मालिक का घर था, और मालिक ने उन्हें देख लिया और ये दोनों मालिक के पास चले गए। अब मालिक भी अपने हीरा और मोती को पहचान लिया था और वो बहुत अच्छे से इन लोगों को जानता था, इसलिए उसने उस डड्डियल को भगा दिया कि जा भाई पुलिस में जाकर रपट लिखवा दे, वरना मैं तो तुझे यह देने वाला नहीं हूँ। जब डड्डियल हार कर चला गया तो मोटी अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। मोटी कहता है कि अगर उसने मुझे पकड़ा होता तो मैं उनको मारे बिना छोड़ता नहीं। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नाड़ों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जूड़ी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। हीरा और मोटी दोनों एक बार गया के पास चले गए, गया के पास से वापस आ गए, वहाँ से वापस वो मवेशी के वहाँ पहुँच गए और वहाँ से वापस अपने घर तक वापस आ गए। और मालिक समझ गया कि इन दोनों को अब मुझे बेचना भी नहीं और किसी को देना भी नहीं, और वो अपने दोनों हीरा और मोटी को, दोनों बेलों को अच्छे से खाना खिलाता और अच्छे से रखता है, और मालकिन भी अब उनके प्रति स्नेह दर्शाने लगती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे एक अबोल प्राणी जो बोल नहीं सकता लेकिन समझ सकता है, हमारी भाषाओं को नहीं समझ सकता, हमारा जो उसके प्रति स्नेह है, प्रेम है, उसे समझ सकता है, और ये दोनों प्राणी, दोनों बेल वापस अपने मालिक के पास आ जाते हैं। यहाँ पर यह बात बताई गई है कि आज के इस स्वार्थी ज़माने में सब लोग एक दूसरे के प्रति स्वार्थ के भाव से ही काम करते हैं, तब ये दोनों बेलों जो अपने मालिक के प्रति निस्वार्थ भाव से चले आते हैं, और ये जो मालिक है वो भी अपने दोनों बेलों को अपना कर उन्हें अच्छे से पाल कर रख रहा है। इस कहानी में हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि हमें हमेशा लोगों का भला करना चाहिए, और सभी इंसान ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, अन्य प्राणियों के प्रति भी हमें स्नेह भरा भाव रखना चाहिए। और दूसरी बात यह कि अगर दो बेल, हीरा और मोटी, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, एक दोस्त बनकर अच्छे रह सकते हैं, तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे सा व्यवहार करके क्यों नहीं रह सकता। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।